जी, अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। टेस्ट डिस्कशन आपकी हो गई। नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेट करता है एजेंसी रिलेशनशिप से। एजेंसी रिलेशनशिप किसको कहते हैं? इससे पहले आपको याद होगा हमने डिफरेंट चैप्टर्स में कुछ कंसेप्ट में स्टडी किया है कि या तो प्रोमिजर कोई काम कर सकता है या उसका एजेंट काम कर सकता है, या इसी तरह प्रोमिजी खुद कंसीडरेशन रिसीव कर सकता है या उसका एजेंट भी रिसीव कर सकता है। इसका मतलब है जो काम प्रोमिजर कर सकता है, अगर उसने अपना कोई एजेंट बनाया हो किसी को, तो एजेंट भी वही काम कर सकता है। ऐसे ही है, यानी सिर्फ इतने कंसेप्ट से हमें यह समझ में आई बात कि जो काम कोई पर्सन कर सकता है ना, वही काम उसका अपॉइंट किया हुआ एजेंट भी कर सकता है। यानी एजेंट का कोई जो एक्ट होगा वो प्रिंसिपल का एक्ट समझा जाएगा। ठीक है, यानी एजेंट का जो एक्ट जिसके बिहाफ पे प्रोमिजर का एक्ट समझा जाएगा, जिसके बिहाफ पे वो एक्ट कर रहा है। इसी तरह अगर प्रोमिजी ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया है और एजेंट कोई काम करता है, तो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे प्रोमिजी नहीं किया है। जैसे एजेंट अगर कोई चीज रिसीव करता है तो क्या समझा जाएगा कि प्रोमिजी ने ही इसको रिसीव किया है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस पर्सन को हम कह रहे हैं ना एजेंट, जो प्रोमिजर या प्रोमिजी के बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है, वो प्रोमिजर या प्रोमिजी का अपॉइंट किया हुआ बंदा हो, अपनी मर्जी से ना बनाओ। जैसे प्रोमिजर मिस्टर ए है और कोई एजेंट है मिस्टर बी, तो मिस्टर ए ने बी को अपॉइंट किया हो बाकायदा अपनी मर्जी से कि मैं मिस्टर बी को अपना एजेंट मुकर्रर कर रहा हूं, अब ये मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि कोई मुंह उठा के खुद ही कहे कि मैं मिस्टर ए का एजेंट हूं, आओ मेरे साथ डीलिंग करो, जो मिस्टर ए को पैसे देना है मुझे दे दो, ला ये समझेगा मिस्टर ए ने रिसीव कर लिया। ला कहता है ऐसा नहीं होगा। ऐसा किस वक्त होगा? जब ए ने खुद से अपनी मर्जी से एग्रीमेंट के जरिए से अपॉइंट किया होगा किसी पर्सन को अपना एजेंट। ठीक है, तो देखते हैं लॉ क्या कहता है, कैसे डिफाइन करता है एजेंट को। लॉ कहता है एजेंट एक पर्सन है, कैसा पर, जिसे एम्प्लॉय किया। एम्प्लॉय किया से मुराद लाजमी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय ही हो, यहां पे एम्प्लॉयड का मतलब है इंगेज किया। ऐसा पर्सन जिसे इंगेज किया गया। किस लिए इंगेज किया गया? कि कोई काम करे, कि कोई एक्ट करे, कोई काम करे या कॉन्ट्रैक्ट करे। किसके बिहाफ पे? किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे। यानी एजेंट ऐसा पर्सन है जिसे अपॉइंट किया जाता है, जिसे इंगेज किया जाता है, जिसे एम्प्लॉय किया जाता है। किस लिए? ताकि वो किसी और पर्सन के बिहाफ पे कोई एक्ट करे, कोई काम करे, कोई एग्रीमेंट करे दूसरे के बिहाफ पे। तो जिसको अपॉइंट किया गया उसे क्या कहेंगे? गौर से सुनिए, जिसको अपॉइंट किया गया उसे क्या कहेंगे? एजेंट। और जिसने अपॉइंट किया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल ने किसी पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट किया है, अच्छा ये जो एजेंट की अपॉइंटमेंट है ना, याद रखिएगा, ये आर्जी तौर पे भी हो सकती है कोई एक दो ट्रांजैक्शन करने के लिए, ये परमानेंट बेसिस पे भी हो सकती है। जैसे किसी को एम्प्लॉय रख लिया और उसे कहा अब तुम हमारे बिहाफ पे ये काम करते रहो। यानी हो सकता है, इसकी एग्जांपल जरा गौर से सुनिएगा, केस स्टडी में काम आएगी। हो सकता है हमने अपना कोई घर बेचना हो, उसके लिए हम किसी प्रॉपर्टी एजेंट को हायर करें और उसे कहें कि आप हमारा घर, हमारे बिहाफ पे हमारा घर बेच दीजिए। तो अब ये जो प्रॉपर्टी, ये जो पर्सन है, ये हमारा एजेंट है, हमारे बिहाफ पे ये कस्टमर ढूंढेगा, उनके साथ डीलिंग करेगा, जो फाइनल डील हुई वो हमें बता देगा, एग्रीमेंट कर लेंगे हम कस्टमर के साथ। तो ये एजेंट पॉइंट हुआ है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे ट्रांजैक्शन खत्म, एजेंट भी खत्म, एजेंसी रिलेशनशिप खत्म। ठीक है, तो एजेंसी रिलेशनशिप किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए भी हो सकता है और वो कंटिन्यूइंग बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे हम किसी को कहें कि भाईजान हमारी 10 प्रॉपर्टीज हैं, 2 लाहौर में है, 3 इस्लामाबाद में है, 4 कराची में है, 1 पेशावर में है, हमने हर महीने इनसे रेंट कलेक्ट करना होता है, तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम मुख्तलिफ शहरों में जाते फिरे। आप ऐसा कीजिए, हर महीने हमारे बिहाफ पे जहां जहां हमारी प्रॉपर्टी है वहां पे चक्कर लगाएं और रेंट इकट्ठा करें हमारे बिहाफ पे। अब ये एग्जाम्पल बताइए, ये परमानेंट बेसिस पे है, कंटिन्यूइंग बेसिस पे है कि सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए? परमानेंट बेसिस, हर महीने ये काम करेगा, तो ये एक तरह से एम्प्लॉय है। भी बात समझ आई? एजेंट को किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी रखा जा सकता है, परमानेंट कंटिन्यूइंग बेसिस के लिए भी रखा जा सकता है। एग्री करते हैं? अगर समझ आई तो अगला सवाल मैं पूछूंगा। अगर किसी दुकान के मालिक ने अपनी दुकान पे किसी को मैनेजर रखा
और कहा कि जब मैं दुकान पे मौजूद नहीं होऊंगा ना, मेरे बिहाफ पे तुमने कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करना है। आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इनमें लाजमी नहीं मालिक खुद दुकान पे मौजूद हो। एक बिजनेस ने ग्रो की, अब वो किसी बंदे का बिजनेस पूरे मुल्क में फैला है, मुख्तलिफ शहर में 10 ब्रांचेज हैं, क्या वो एट द सेम टाइम हर दुकान पे मौजूद होगा? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या किया जाता है? वाला किसी पर्सन को मैनेजर के तौर पे पॉइंट किया जाता है कि आप हमारे बिहाफ पे इस बिजनेस को मैनेज करें। तो जो पर्सन जिसको पॉइंट किया जाता है वो लीगली क्या है? एजेंट। लेकिन अब ये एम्प्लॉय है कि वन टाइम ट्रांजैक्शन के लिए पॉइंट? एम्प्लॉय। क्लियर हुआ? एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या हुआ है, ये समझ आ गया आपको। कुछ एग्जांपल्स हमने शेयर कर ली जिनमें किसी पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया जाता है। अगली बात मुझे बताइए, हमने जिस बंदे को, जैसे मिस्टर बी को एजेंट अपॉइंट करके रेंट कलेक्ट करने के लिए भेजा था, वो रेंट कलेक्ट करके ले आया, हमने भी किराएदार से रेंट मांगा, हमने कहा हमें भी रेंट दो, क्या किराएदार हमें रेंट देगा? एक लगाएगा। वो कहेगा भाई तुम्हारे एजेंट को दे तो दिया था, तुम्हारे एजेंट, तुमने ही भेजा था ना एजेंट को, तुमने, हमारी बात भी हुई थी, तो तुम्हारे एजेंट को मैंने रेंट दे दिया, अब तुम्हें किस चीज का रेंट? कौन सही कह रहा है, मालिक मकान के किराएदार? किराएदार सही कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एजेंट जो भी काम करेगा वो समझा जाएगा एजेंट ने नहीं, प्रिंसिपल नहीं किया है। अगर एजेंट सही हुआ ना, जिसको बकायदा अपॉइंट किया गया, जिसको बकायदा ऑथोराइज किया गया, अगर सही हुआ, अपनी तरफ से ना एजेंट बना हुआ। एक आई के आपने केस स्टडी पूछ ली जिसमें उसने कहा कि एक बड़ी कंपनी, एक मशहूर बंदा है और एक बंदा ऐसा है जो कि आम, अब मशहूर बंदा आम बंदे को जानता भी नहीं है और आम बंदा दूसरों को कहता फिरता है मैं इसका एजेंट हूं, मैं इसका एजेंट हूं। अब मुझे बताइए सिर्फ उसके एक पार्टी के कहने से कोई एजेंट बन जाता है? नहीं बनता। जो उसके साथ लेना देना करेगा उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। लेकिन अगर किसी बंदे को बाकायदा एजेंट अपॉइंट किया गया है तो लॉ क्या कहता है कि एजेंट का एक्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का एक्ट, एजेंट का एक्ट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख लें। ला कहता है मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं समझूंगा कि एजेंट ने ट्रांजैक्शन किया है, मैं क्या समझूंगा, ये प्रिंसिपल ने ट्रांजैक्शन किया है, प्रिंसिपल ने ट्रांजैक्शन किया है। आगे चलें। अब इसी तरह मुझे ये बताइए, अगर ओनर लाहौर में मौजूद है, कराची वाली शॉप पे जो उसका मैनेजर है उसने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है सेल परचेज का और फिर उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, सोच के बताइएगा, एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, केस किसके खिलाफ फाइल होगा? शाबाश, प्रिंसिपल के। क्यों प्रिंसिपल के खिलाफ? क्यों? क्योंकि एजेंट का एक्ट प्रिंसिपल का, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, एजेंट का एक्ट प्रिंसिपल का एक्ट होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर फर्ज कीजिए जो बस कंपनीज है, न्याजी, डाइवो वगैरह, इनके ड्राइवर से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, केस किसके खिलाफ होता है? ड्राइवर के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। एम्प्लॉइज के एक्ट समझे जाते हैं कंपनी के एक्ट है, क्योंकि वो उनके एजेंट है। एम्प्लॉइज के एक्ट क्या समझे जाते हैं? किसके एक्ट है? कंपनी के एक्ट है। कंपनी की गलती है कि उसने क्यों ऐसे पर्सन के हाथ में गाड़ी दे दी जिसको ड्राइविंग नहीं आती। तो ये बात समझ आई। अभी तक की डिस्कशन में सिर्फ आपको दो बातें बताई हैं, एक प्रिंसिपल क्या है और एजेंट क्या है, और दूसरा सबसे अहम चीज क्या, कि एजेंट के एक्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के एक्ट। आज के लेक्चर की एक ही चीज ये समझानी थी मैंने आपको कि एजेंट का एक्ट किसका है? प्रिंसिपल का एक्ट। और जो एग्रीमेंट होते हैं, इवन वैसे प्रैक्टिकली जो एग्रीमेंट होते हैं ना, उसमें प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान नाम आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। या अगर एजेंट का नाम आ भी रहा हो ना, तो एजेंट कहता है मैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ये एग्रीमेंट कर रहा हूं। बाद में कोई गड़बड़ हुई, एजेंट की 1 रुपए की जिम्मेदारी नहीं होती। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। क्यों जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, खुद से थोड़ी कर रहा है। क्लियर हुआ? आखिरी क्वेश्चन, बस छोटा सा क्वेश्चन, लेक्चर खत्म उसके बाद। छोटा सा क्वेश्चन, क्या माइनर प्रिंसिपल हो सकता है? गलत बताया तो दूसरा सवाल भी पूछूंगा फिर। क्या माइनर प्रिंसिपल हो सकता है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है हो सकता है? हाथ उठाइए। हाइब्रिड वाले भी शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता वाले ज्यादा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पे होना होता है। अच्छा एक मिनट है, ये है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये है प्रिंसिपल, ये है एजेंट, ठीक है। प्रिंसिपल है 16 साल का, एजेंट है 25 साल का। क्या ये एग्रीमेंट
क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? अबे एग्रीमेंट तो एजेंट कर रहा है, वो तो अडल्ट। हाँ, ये नहीं देखा जाएगा कौन कर रहा है, ये देखा जाएगा किसके बिहाफ पे किया जा रहा है। तो जिसके बिहाफ पे किया जा रहा है उसे कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल के लिए लाजमी है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर प्रिंसिपल कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। सिचुएशन उलट, 25 साल 16 साल। क्यों भाई? ये एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला इनकम्पिटेंट है। हाँ, जिसके बिहाफ पे किया गया वो तो कॉम्पिटेंट है। ये सिचुएशन पॉसिबल है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि माइनर एजेंट तो हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे बल्कि एक बड़ी लीगल कानूनी जबान में बात आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम इसको प्रिंसिपल को समझा रहे हैं। ये कंसेप्ट प्रिंसिपल को क्या? प्रिंसिपल भाई बात सुनो। क्या हमने कहा एजेंट को क्यों ये माइनर को क्यों एजेंट बनाया? प्रिंसिपल ने कहा इसलिए कि मैंने पढ़ा लॉ में लिखा है क्या कि ए माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता लेकिन एजेंट हो सकता है। माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, एजेंट हो सकता है। हमने कहा हमारी तरफ से एक नसीहत भी सुन लो, माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, एजेंट हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। है ना जी? होना नहीं चाहिए। हो सकता है लेकिन अपॉइंट नहीं करना चाहिए। हो सकता क्यों भला? आखिरी बात बस यही समझाना है, और ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं खुद ये अगर बात समझ आ गई तो समझे कल का जो लेक्चर पढ़ाना है वो भी समझ आ गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद समझ नहीं आएगी। बता रहा हूं। नॉर्मल हालात में अगर ये 25 साल का, ये 26 साल का है, एजेंट थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करता है, प्रिंसिपल बाइंडिंग है। प्रिंसिपल ने इसको बाइंड नहीं किया हुआ, थर्ड पार्टी के साथ करता है, प्रिंसिपल बाइंडिंग है। अब ट्रिकी सिचुएशन सुने। प्रिंसिपल ने इसे कहा ए वाला काम करना, काम नंबर 1 करना, काम नंबर 2 ना करना। काम नंबर 1 करना, इसने काम नंबर 1 किया, प्रिंसिपल लायबल है। काम नंबर 2 किया, लायबल क्यों? एजेंट तो है, लेकिन उसके जितनी उसने अथॉरिटी दायरा इख्तियार था उसके अंदर ही काम करना था, प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर इसको कर देना 16 और प्रिंसिपल इसको कहे काम नंबर 1 करना, काम नंबर 2 ना करना, इसने काम नंबर 1 किया, कौन लायबल है? काम नंबर 2 किया, अभी भी क्यों प्रिंसिपल? माइनर है, और हमें पता है माइनर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। मिलती जुलती प्रोविजन याद करवाऊं, अगर माइनर और अडल्ट दोनों मिल के एग्रीमेंट करें तो माइनर को कोई नहीं पकड़ेगा, अडल्ट को पकड़ेंगे। ये बात समझ में आई? तो आखिरी चीज क्या सीख के हम घर जा रहे हैं कि माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, एजेंट हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हो सकता है फौरन कहना, फिर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एजेंट हो गया ना वो, तो जो ऊंच नीच तबाही फेरी इसने, तो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? चलिए बाकी की डिस्कशन इंशाल्लाह कर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने पढ़ लिया, घर जाके आपने पढ़ना है और ये एग्जांपल जरूर करनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।